बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज के दिन का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे ईमानतदारी की जनाब। ईमानतदारी ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है वो अमानत में खयानत नहीं कर सकता। इस बात का एहसास होता है कि अगर मैंने किसी का हक दबा लिया या उसकी अदायगी में कमी या कोताही की तो मेरा रब मुझे देख रहा है, वो यकीनन इसका हिसाब भी लेगा। और उस दिन जबकि हर शख्स एक एक नेकी का मोहताज होगा, हक तलफी के एवज मेरी नेकियां दूसरों को तकसीम कर दी जाएंगी। आज की अच्छी बात यह है कि ईमानतदारी आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह लानी है। बिल्कुल जी, और जिसके दिल में ईमान ही ना हो या माहौल और हालात ने ईमान की रोशनी जो है इसको सलब कर ली हो और वो ख़यानत करे ऐसा शख्स, तो वो कहा यह जाता है कि वो शख्स जहन्नुमी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतदारी की जो है वो ईमान की अलामत है और ईमान की पहचान है। अगर एक शख्स जो है वो ईमानतदार है और वो ईमानदारी से काम करता है तो उसका मतलब है कि उसका ईमान जो है वो मजबूत है। जिस शख्स में जो है वो मुआहदे की पाबंदी नहीं, उसमें दीन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी हमारी ड्यूटी है, या वैसे किसी ने हम पे ट्रस्ट करके हमें कोई बात बता दी है, वो भी एक अमानत होती है। अक्सर मैं यहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन हमें अगर कोई बात पता चलती है तो हम गॉसिप करने की नीयत से उसको आगे जो है ना सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें पता ये हुआ। और खवातीन की थोड़ी ज्यादा आदत होती है, मुझे लगता है उसमें हम शेखी बिगाड़ रहे होते हैं बेसिकली। और हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम किसी की गीबत कर रहे हैं या एक बात किसी की अमानत है उसको हम किस तरीके से आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ईमानतदारी में जिसमें आपने किसी ने आपके पास अमानत रखवाई हो, चीज़ों के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अमानतदारी की ताकीद फरमाई है। सूरह बकरा में कहा गया है कि जो अमीन बनाया गया उसे चाहिए कि अपनी अमानत अदा करे और चाहिए कि अपने परवरदिगार यानी कि अल्लाह से डरे। बिल्कुल जी, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम सुबह रोज़ आते हैं और हम कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अच्छी बात बताएं, जो हम आप लोगों को डिलीवर करें, वो हम खुद भी उस पर जो है वो अमल पैरा हों और उस चीज़ को खुद भी हम लोग प्रैक्टिस में लाएं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे होते हैं सुबह सुबह अगर कोई अच्छी बात भी आप बताते हैं तो वो भी नेकी का काम है। तो अगर आप 100% नहीं तो 90% से तो शुरू कर ही सकते हैं। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने 100% मतलब 100% ये चीज करनी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने से स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ा चेंज आएगा मुआशरे में। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं परिंदों की। परिंदे जी हैं बहुत ही खूबसूरत। परिंदा मार्केट आपको लिए चलते हैं जनाब। परिंदे बहुत ही खूबसूरत मखलूक हैं। ये आसमानों में उड़ते हुए तो हसीन लगते ही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस कदर पसंद हैं कि उन्हें पेट बना लेते हैं। ये तो लाहौर की परिंदा मार्केट में परिंदों की कौन कौन सी इकसाम पाई जाती हैं, कैसे फरोख्त होती हैं, बिल्कुल कैसे इसका बिजनेस होता है, ये हमें बता रही हैं सबा। ओवर टू यू सबा। पूरी दुनिया में पाले जाते हैं, जो कि अब एक कारोबार की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान से परिंदों को मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है और वो नस्ल जो यहाँ नहीं पाई जाती उन्हें अलग अलग ममालिक से इम्पोर्ट किया जाता है। लाहौर इस वक्त परिंदों के कारोबार के हवाले से बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम भी एक ऐसी ही मार्केट में मौजूद हैं। तो आइए परिंदों के बारे में और जानते हैं। परिंदों की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें से 90% इम्पोर्टेड होती हैं। अब कई परिंदों की ब्रीड पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है। परिंदों के शौकीन अपनी पसंद के एतबार से हर तरह का परिंदा खरीद सकते हैं, जिनकी कीमतें 4000 से लेकर 10 लाख तक हैं। ये बर्ड्स जो हैं उनमें काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस हैं, लव बर्ड्स हैं, उसके बाद रिंगनेक है, रॉ है, अलेक्जेंडर, उसके बाद जो है वो मकाओ है, उसके बाद काकाटू है, कॉकटेल है, और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जिसमें 90% जो हैं वो सारी इंपोर्ट होकर आ रही हैं। जो नॉर्मल है लव बर्ड फिशर जो है इस टाइम सबसे सस्ता है, 4000 का पेयर है। उसके बाद कॉमन लटीनो है वो 6000 है, फिर लटीनो पर्सनाटा है वो भी 6000 है। उसके बाद फिर जो है वो सोन है, 10 लाख तक एक पीस है। ऑस्ट्रेलियन बर्ड रखे हुए हमने बच्चों के खूबसूरती के लिए, और वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं हमने, ब्लैक कुक है, ब्लैक स्टॉक है, और जो होती हैं दोगली वो रखी हुई हैं।
तो उनसे ये है कि अंडों का फ़ायदा हो जाता है और वो रीसेल भी हो जाती हैं। लाइव स्टॉक का बिजनेस ऐसा है कि डिमांड कम भी हो जाए तो चूजा बड़ा होता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसमें खतरा भी है, बीमारी की सूरत में या मौसम की शिद्दत में परिंदों की बच्चों की तरह हिफाजत करनी पड़ती है। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इसमें काम करते हुए, तो माशाल्लाह से जितना भी कोई इसमें जो भी मैंने कोई चूज़ा पाला है या मैं बेसिकली मुर्गियों का काम करता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने असील रखे हुए हैं और हैवी बफ ब्लैक कलर के, मतलब जो फैंसी बर्ड्स में आती है ना ब्रीड, वो हमेशा रखी हुई है, उसकी हमेशा डिमांड भी रही है। आज हमने आपको विज़िट करवाई लाहौर की बहुत ही मशहूर पेट मार्केट। यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे और जानवर मौजूद हैं। लोगों का कहना यह है कि ये जानवर बच्चों के साथ बहुत जल्दी मानूस हो जाते हैं और इसके साथ साथ घर की खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। वाओ, वी आर सो ग्लैड कि सबा ने ये जो है रिपोर्ट हमारे लिए बनाई। और सबा, जिस तरह से आप वो बिल्ली को आपने पकड़ा हुआ है, लग रहा है कि आप पेट बनाना चाह रही हो उस बिल्ली को। और इतनी क्यूट बिल्ली है और ओपनिंग और शॉट सबा में को उठाई हुई भी वो इतनी प्यारी लग रही थी। बिल्कुल, और ओपनिंग शॉट में मेरा ध्यान तोते की तरफ था। क्यों? वो मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़ी कोई मुशाबहत नजर आ रही है। आई डोंट नो, लाइक लिपस्टिक में थी या क्या थी, मतलब बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट फ्रेम आ रहा था। ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा उन्होंने कवर किया। बहुत अच्छा सबा, वेरी नाइस। और आपने हमें मुख्तलिफ परिंदों से मिलवाया और इसमें कोई शक नहीं है कि जो फैंसी बर्ड्स का काम है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पर जो इसकी एक्सपोर्ट है उसकी एक बड़ी मार्केट बन रही है। Exactly. तो लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं अब तो लोगों ने घरों में भी। फिंचेस हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, लव लेकिन आई एम स्कैर्ड ऑफ बर्ड्स। आपको पता है मैं कभी टच भी नहीं कर सकती परिंदों को, उसकी भी एक बहुत लंबी दास्तान है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। वो पीछे जो इनके जो फूड थे जी, परिंदों के, बिल्ली जानवरों के, पेट्स के, वो देख के मुझे एक और एहसास हुआ कि इसकी भी प्रोडक्शन हमें लोकली करनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा एक जो है वो स्टॉक इंपोर्ट किया जाता है पेट्स के लिए। और जब तो ये इसको भी हमें इस तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमील, जब इंपोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगाई गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो उन लोगों को हुई, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा जिनके घर पर पेट्स थे, डॉग्स थे, कैट्स थी। तो उनको ये था कि इंपोर्टेड फूड जो आता है पेट्स का वो कहाँ से आएगा। इतना महंगा नहीं है लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और इसको भी हम लोकली सतह पर यहाँ कर सकते हैं तैयार। लोग पेट्स रखते भी हैं। अच्छा जमील, कभी कोई पेट रखा, कोई बर्ड, कोई चिड़िया, कोई तोता, एनीथिंग? ख्वाहिश बहुत की लेकिन रख नहीं सका। क्यों? टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। अभी मैं परसों कहीं गई हुई थी। जो पेट्स हैं वो तो टाइम चाहिए उनको, है ना? उनको आपको टाइम चाहिए जैसे वो आपका बच्चों की तरह। बिल्कुल, दे लाइक योर किड्स। और मैं उस दिन गुजर रही थी परिंदा मार्केट के बाहर से, तो अबू ने कहा क्या है मैं आपको तोते ले देता हूँ। आई वाज ऑफ द व्यू कि कौन इनको संभालेगा, फिर देखभाल करना इज लिटरली अ टास्क। जैसा आपने कहा बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना जो है ना। और हिना के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो किस टाइम पे ख्याल रखेगी और किस टाइम पे उन परिंदों को पालेगी और जी, आई एम एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सबा। और आगे बढ़ते हैं जनाब। और कोयटा में आबाद अफगान मुहाजिरीन को दरपेश ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से मुतालिक आगाही के लिए निजी तंजीम ने फन मुसव्वरी का सहारा लेते हुए एक रोजा आर्ट एग्जीबिशन का इनकाद किया। बिल्कुल जी, मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो टीवी मुहिबुल्लाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के हज़ारा टाउन में। यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। इस एग्जीबिशन का मकसद जो अफगान महाजरीन को ज़हनी मुश्किलात दरपेश है, इस हवाले से यहाँ पे आज एक रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ तालुक साहब खड़े हुए, उनसे पूछते हैं सर आज का इस आर्ट एग्जीबिशन का मकसद क्या है असल में? आज हमने जो आर्ट्स एग्जीबिशन मुनक़िद किया, इसमें अफगान रिफ्यूजीज़ के साथ साथ जो होस्ट कम्युनिटीज़ है उन आर्टिस्टों ने भी हिस्सा लिया। ये हमने मुनक़िद किया था अफगान रिफ्यूजीज़ के जो मुख्तलिफ सदमात है या उनकी जो दिमागी मसाइल है या उनकी जो नफ्सियाती मसाइल है, ताकि इनके इजहार जो है आर्टिस्ट फ़न के ज़रिए, अपने पेंटिंग के ज़रिए, मसवरी के ज़रिए करे, ताकि लोगों को पता चले कि ये इन मुश्किलात से दो चार है और इस तरह ये ज़िंदगी गुजार हैं। और एक सोशल कोहिजन हो होस्ट कम्युनिटीज़ की तरफ से और अफगान रिफ्यूजीज़ की तरफ से, ताकि एक बायमी तबादला ख्याल हो, एक बायमी इनका जो है वो इंटरेस्ट
और लगन और जो मोहब्बत है वो डेवलप हो सके। बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने यहाँ पे तलवार साहब की बात सुनी कि हमारा मकसद है इस आर्ट एग्जीबिशन का कि यहाँ पे जो अफगान माजरीन रहते हैं उनको जो ट्रामा में है, कुछ इस तरह के सिचुएशन का शिकार है, साथ वो मेंटली जो है वो उनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उन लोगों ने पेंटिंग के ज़रिए इन लोगों ने अपने जो आर्ट्स है वो यहाँ पे दिखाया है जी। आर्ट्स के ज़रिए जो है वो लोगों ने डिपिक्ट किए अपने नफ्सियाती मसाइल। आर्टिस्ट लोग जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत सारे मसाइल की निशानदेही कर देते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और अगर आर्ट्स की बात की जाए, पेंटिंग्स की बात की जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है जिसमें हम अक्सर बात करते हैं फिर पेंटिंग्स को समझना, लेकिन जो क्वेटा के आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई उनके थ्रू उन्होंने सोशल इश्यूज़ को, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को हाईलाइट किया, बड़ी इनक्रेडिबल चीज़ है। और आर्टिस्ट लोगों को हम जो है वो आए दिन उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, उनको सराहते रहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं कि वाकई वो जो काम करते हैं वो बहुत नेकी का काम है। और अभी जो उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। नो डाउट, नो डाउट। और मुआशरे में इस तरह के चीज़ों को उजागर करना अपने आर्ट के ज़रिए, ये एक कितना सॉफ्ट एक इम्पैक्ट है इसका कि आपका मैसेज भी चला जाता है और लोगों को समझ भी आ जाती है और लोग उस पर फिर सोचते भी हैं। तो एहसास पैदा करने के लिए भी आर्ट का सहारा लेना, लोगों को जगाने के लिए भी आर्ट्स का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स की बात होती है तो वहाँ पर हम क्राफ्ट्स की भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। सकाफती खजूर के पत्तों से बनी मसनूआत, सकाफत किसी भी खित्ते की पहचान होती है और औलिया अल्लाह की धरती उच्च शरीफ भी सकाफत के हवाले से मुनफरिद पहचान रखती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा उच्च शरीफ रजब अली से। दस्तकारी का शाहकार खजूर के पत्तों से बनी ये मसनूआत कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। हाथ से बनी चंगेरें और दीगर मसनूआत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती हैं। दिलफरेब रंग और शीशों का इस्तेमाल इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ये चंगेरें न सिर्फ घरों में रोटियां रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बल्कि सजावट के तौर पर ड्राइंग रूम्स की जीनत भी बनती हैं। ये भाई हमारे पास छाबियाँ होती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम होते हैं। ये लोग अपने हाथों से खजूर के पत्तों से बनाते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज के लिए, गिफ्ट ले जाते हैं किसी मेहमान को देने के लिए। ये सब आइटम जो है घर में बनाए जाते हैं। औरतें वगैरह जो होते हैं खजूर के जो पत्ते होते हैं ये वहीं से बनाए जाते हैं। किसी को मेहमान आ जाए, किसी के यहाँ लाहौर इस्लामाबाद से कोई गिफ्ट देने के लिए ले जाते हैं, यहाँ पे ये आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं। उच्च शरीफ जहाँ अपनी तारीखी अहमियत रखता है वहीं सकाफती तख्लीकात के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। खजूर के पत्तों से बनी ये मसनूआत सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। और जनाब अभी आपको लिए चलते हैं गिलगित की सकाफत और रिवायत को उजागर करने के लिए 2 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया है। खाने पीने, पहनावे और खेल सब मरकज़े निकाह बन गए हैं। तफसील इसकी बता रहे हैं बिशारत हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान मुनफरिद रिवायात और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मुमताज है। लालक जान स्टेडियम में निसालो फेस्टिवल के नाम से सजाए गए 2 रोजा मेले में मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए। मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशन और जो इसका यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, जो कल्चर है, उसकी प्रमोशन के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसका ये है कि एक हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको भी पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेडिशन है और हमारा जो कल्चरल फूड है वो सारा क्या है। 2 रोजा मेले में मकामी फनकारों ने परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। मेले में हाथ से बने मलबूसात के स्टॉल्स पर काफी रश देखने में आया। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आवाम को एक ऐसी एंटरटेनमेंट दें जिसमें हमारा कल्चर प्रमोट हो, जिसके अंदर हमने नसालो को एक अच्छी प्रमोशन दी। हमने नसालो इवेंट किया, यहाँ पे जो हमारा कल्चर का हिस्सा था लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको हमें पजीराई दी। गिलगित की सकाफत को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए ऐसे मेलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। बशारत हुसैन, सुनो टीवी, गिलगित। अभी लेते हैं जनाब ब्रेक के बाद फौरन से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करेंगे। कल बहुत हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उस पर हम तज्जिया भी लेंगे और बात करेंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की मफादात के लिए तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं, मगर एक नापरस, झूठे, कौम को धोखा देने वाले और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वाले शख्स के साथ क्या मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले जो मुज़ाकरात की खबरें आ रही थी और ये बात की जा रही थी कल तक कि डेडलॉक बरकरार है, टेबल टॉक कब होगी, अफवाम और तफहीम से ये मामलात कैसे हल होंगे। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इसी पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे सर, कल दो अहम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद आने वाले दिनों में आपको हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? जी, हालात तो बिल्कुल अच्छी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान को एक बार फिर ऑफर की है, लेकिन इमरान खान जो है वो तो विलिंग नहीं है बातचीत करने के लिए। वो कहते हैं इन चोरों से मैं बातचीत नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है सियासी, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत ठीक होगी। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर करवाई कि हमारे साथ आप मईशत के ऊपर कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम कर लेते हैं, और दावत दी गई, लेकिन इमरान खान ने वो दावत ठुकरा दी। और 3.5 साल इमरान खान साहब जो हैं वो कशमकश में रहे, जदोजहद करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। 1 साल उन्होंने पहले लेट किया, IMF के पास नहीं गए। अब वो तस्लीम करते हैं कि वो 1 साल उन्होंने ज़ाया किया, उन्हें फौरी तौर पर IMF के पास चले जाना चाहिए था। उन्हें ये लग रहा था कि शायद बाहर से कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ दोस्त पैसे भेज देंगे, या उनके ओवरसीज जो पाकिस्तानी उनके फैंस हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको पैसा भेज देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है खाम ख्याली में रहे इमरान खान, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह से पैसा इकट्ठा नहीं होगा। आपको IMF के पास जाना चाहिए था उस टाइम पे, ताकि मुल्क के हालात खराब ना होते। क्योंकि जब आपको पता है कि इकोनॉमी ऐसी चीज है, किसी घर की इकोनॉमी अगर किसी गलत फैसले से एक दफा मुतासर हो तो उसको कई साल लगते हैं ठीक होने में। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने जो उस वक्त डिसीजन किए, और दूसरी साथ ये बात थी कि नैब और इस तरह से आपने लोगों को, बिजनेस जो है उनको डराया धमकाया, फिर आपने ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे बड़ा नुकसान हुआ। आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ चलने से इनकार कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने काम करने से इनकार कर दिया, उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे वो भी नहीं हो सके। अब जो मसला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए, फिर मैं कोई बातचीत करूंगा। लेकिन अब PDM का ये कहना है कि भाई अगर हम डेट दे देंगे तो फिर बातचीत किस चीज पर करनी है। तो कल शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि आप हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी उनके जो पिछले कुछ अरसे में तोशाखाना और दूसरे जो मामलात थे उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई वो जो आप कह रहे हैं मेरी मर्जी मेरी घड़ी, वो घड़ी जो है वो कौम की इमानत थी, वो आपने बेची है, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था। जी। तो ये जो है सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, हालांकि पार्टी मुखालफत चल रही है और उनके अलाइज जो है वो नहीं मान रहे कि असेंबलियां फौरी तौर पर तोड़ी जाएं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल में फंस गए इमरान खान साहब। मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है। ठीक हो गया। अहमद वलीद साहब, ये जो ब्लेम गेम है इसका सिलसिला जो है वो कई दहाइयों से जारी है। आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है, उन पर इल्जाम देती है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी पार्टी को क्लियर करते हुए नजर आए। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि मईशत के बारे में उनका क्या ख्याल है और क्या उनके प्लान्स हैं, कैसे सारी सिचुएशन ठीक होगी, बेहतरी किस तरह आएगी मुल्क में? देखिए जी, कुछ उनको उम्मीदें हैं PDM हुकूमत को, क्योंकि सारा बर्डन उन्होंने उठाया, जबरदस्ती से हुकूमत उनको दी गई। उनका ये कहना है, उनका क्लेम है कि उनको कहा गया कि आप ये हुकूमत संभालें, हालांकि वो कहते थे कि हम हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि नहीं, मामला ज़्यादा ख़राब हो गए, और वो जो मुश्किल फ़ैसले थे PDM हुकूमत के ज़िम्मे सौंपे गए, और उन्होंने ये मुश्किल फ़ैसले किए, और जिससे उनकी सियासत भी ख़राब हुई अवाम की नज़रों में। इस वक्त बहुत बुरा हाल है उनका अवाम की सतह पर देखा जाए। इमरान खान 3.5 साल उतनी कामयाब कोई हुकूमत नहीं की, और वो मानते हैं, उनके PTI का एक एक शख्स मानता है कि अगर इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करते तो वो किसी सूरत
भी सियासी तौर पर दोबारा से वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन पीडीएम को ये जो सख्त फैसले किए गए वो, और आगे भी उनको उम्मीद थी शायद पीडीएम को कि हम सऊदी अरब से इधर उधर से पैसे ले लेंगे और फौरन मुईशत जो है बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें बाकायदा तौर पर IMF की मिन्नतें करना पड़ी कि हमें फंड्स चाहिए। आपने देखा फ्लड के फंड्स भी अभी उसी तरह से नहीं आए, क्योंकि जो नेशनल इकोनॉमी है वो भी दबाव का शिकार है, उनके पास भी पैसा नहीं है, वहां से फंड्स भी आना जरा मुश्किल है। लेकिन कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं। कल रात को रॉयटर्स ने एक खबर दी है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार हो गया है और जल्द कोई ऐसी इमदाद मिलने वाली है जिससे कोई सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा अहमद वलीद साहब, आपने अभी जिक्र किया सौंप दी गई, दे दी गई, हुकूमत दे दी गई, उनको कहा गया कि संभालें, मामला ठीक तरफ नहीं चले जा रहे। सर, ऐसे मामलात में ये जो साख का ख़राब होना या साख का बेहतर होना पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि जब PTI गवर्नमेंट में आई तो नून लीग की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह केसेस बनाए गए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग उसमें बरी हो रहे हैं, वो केसेस खत्म हो रहे हैं। उसके बाद इमरान खान जब PTI ऑपोजिशन में आई तो फौज की साख को खराब करना शुरू कर दिया गया, और आप देखें कि इस वक्त मामलात पूरी दुनिया में एक जग हसाई का सबब बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस को जितनी भी तलखियां हों, वो इमरान खान जो ऑपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज जो सीनियर मेच्योर सियासतदान जो पिछले कई सालों से मुल्क चलाने का तजुर्बा भी रखते हैं, उनको खुद से ये कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान को टेबल पर बिठाए और मुज़ाकरात के जरिए फाहम तफहीम से मामलात को आगे चलाएं? क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत जो है पीडीएम की, आपने देखा कि कई मरतबा उन्होंने इमरान खान को पेशकश की है, लेकिन मसला सिर्फ इमरान खान का साहब की तरफ से है। वो नहीं चाहते कि वो इनसे बातचीत शुरू करें। ये एक मामला जो है बड़ा ख़राब है, इससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी शराइत, कड़ी शराइत आप नहीं रख सकते मुज़ाकरात से पहले। मुज़ाकरात शुरू होते हैं, फिर अपनी आप शराइत पेश करते हैं। तो मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपना कोई शराइत पेश करेंगे तो वो फिर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सकते। ये एक मामला है। दूसरा ये है कि जो मुकदमात थे, इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे वो लोग बताते थे कि जी ये इन्होंने चोरी की है, इनके ऊपर मुकदमात बनने चाहिए। आप देखें राना सनाउल्लाह का जो केस था और जो एहसन इकबाल का केस था, जो खाकान अब्बासी का केस है, यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको आप खोल के देखें तो पता चलेगा उनमें कुछ भी नहीं है। यानी कि राना सनाउल्लाह के ऊपर ये हेरोइन का केस डाला गया और इतनी शर्मिंदगी है उनको, और इवन जो फवाद चौधरी है वो तस्लीम कर चुके हैं कि जी ये केस हमें नहीं बनाना चाहिए था। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान खुद मानते हैं कि हमें वो केस नहीं बनाना चाहिए था। तो फिर कैसी क्या बात करते हैं आपके जी, मतलब आपने केसेस बनाए, फिर अब आप इल्जाम लगा रहे हैं जी देखिए अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं। भाई जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी हमें ये केसेस नहीं बनाने चाहिए थे, तो फिर अब आपको क्यों आपको बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा अहमद साहब, हाँ अब बिल्कुल आपने जो केसेस का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि इस टाइम मौजूदा जो सूरत-ए-हाल चल रही है जिसमें इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो जो केसेस बना रही है PTI पर या इमरान खान पर, तोशा खाना हो गए, जब बाकी के जो रेफरेंसेस केसेस हो गए, ये भी कल को इसी तरह क्लियर हो जाएंगे और इसी तरह क्लीन चिट मिल जाएगी और हम इसी तरह तजिया कर रहे होंगे कि देखें ये भी गलत हुआ? व्हाट डू यू से? देखें कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि पीडीएम हुकूमत को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन ले रहा है इमरान खान के ऊपर जिसकी एक वायलेशन की गई है, वो बड़ी वाज़ेह वायलेशन है कि आपने घड़ियां बेची, पैसे आपके पास आए, आपने एक तो शो नहीं किए, फिर कम मालियत शो की, यानी कि ये बड़ा केस है, वाज़ेह केस है ये। इस तरह का अगर केस किसी भी चाहे पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर किसी ने इस तरह का काम किया है जो वाज़ेह तौर पर नुमायां हो कि ये चीज़ जो है वायलेट की गई है, उस वायलेशन के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन का बनता है कि अगर वो समझते हैं कि ये नाअहली बनती है तो नाअहली बनेगी। अगर वो समझते हैं कि नहीं, वार्निंग दे के आप इमरान खान साहब को स्पेयर कर सकते हैं, तो फिर ये मामला जो है एक सादा सा मामला है। दूसरा मामला जो मैं 3 बातें कर रहा हूँ, दूसरा मामला ये है कि आपने जो मलिक रियाज हैं उनको आपने पैसा दिया और आपने अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है उसकी जगह ली, फिर यूनिवर्सिटी उन्होंने अहमद वली साहब का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन जो है वो ऐसे अफराद होते हैं जो बासलाहियत होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सर्व करते हैं। और ये हमारे मुल्क का जो है ये बहुत एक अहम और संजीदा मसला है जिसको हल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे अफराद की हमारे मुल्क में ज़रूरत होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसे अफराद मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाएं तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर कैसे गामजन होगा। बिल्कुल। और ये एक संगीन मामला है। रोजगार के असूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले जो नौजवान हैं उस हवाले से एक रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं कि रवा साल 7,65,000 नौजवान हसूल रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ गए और रोजगार के असूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आदाद शुमार हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसी संगीन मामले पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे, कितना संगीन मामला है ये और किसी भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस तरह के काबिल लोगों का मुल्क छोड़कर चले जाना, इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है, खास तौर पर पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं ऐसे में हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी नौजवान किसी माशरे के अंदर रोल मॉडल्स को फॉलो करता है। जो लोग उसको बज़ाहिर कामयाब नज़र आते हैं, मीडिया पर नज़र आते हैं, बड़े नज़र आते हैं, वो भी वैसा बनने की कोशिश करता है। जिस मुल्क में सारे सियासतदान मुल्क से बाहर रहते हों और यहाँ सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हों, इसी तरह तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बाहर एक कहीं ना कहीं नेशनैलिटी के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ हो, ऐसे में एक बेचारा नौजवान जिसने MBBS किया हुआ है और वो पिछले 5 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, हम उसको मजबूर करें कि भाई तुम जो है मुल्क कौम की खिदमत के लिए यहाँ रुक जाओ जी। उसके पास क्या रोल मॉडल है? देखिए, हर पूरे मुआशरे के अंदर नौजवानों के लिए साजगार माहौल बनाना होता है। अगर जमीन ही सही नहीं होगी, जमीन जरखेज नहीं होगी, वहां पानी नहीं मिलेगा तो वहां बीज कैसे उगेगा? तो बीज का क्या कसूर है कि एक बंजर पड़ा है? ये बातें बहुत तकलीफ दे हैं मगर ये बातें फैक्ट हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली आपसे नहीं पूछता, लेकिन मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ बाज़ लेक्चर्स लेने के लिए, उनसे मैं पूछता हूँ कि ऑनेस्टली बताना कि जो ही तुम्हारी ये डिग्री पूरी हुई, तुम्हें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपीय किसी मुल्क का जॉब मिल जाए तो तुम चले जाओगे? कई 100% लोग हाथ खड़ा कर देते हैं और आप इस बात पे हंसेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में 100% से भी ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया, इसलिए कि उनके टीचरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो मैं डायरेक्टली आपसे नहीं पूछता, लेकिन आप खुद देखिए, आप दोनों को अगर फर्ज करें अभी BBC या CNN अपने किसी प्रोग्राम के लिए अभी ऑफर कर दे, तो आप अपने दिल में झांक के देखिए कि आप क्या सोचेंगे कि मैं यहीं रहूं इसी चैनल के अंदर या BBC या CNN चली जाऊं। तो इसलिए यहाँ से कोई नहीं जाना चाहता बेटा, यहाँ से कोई नहीं जाना चाहता, मगर ये अपने घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। मगर हम अपने नौजवानों के लिए वो साजगार माहौल ही नहीं रख रहे और उनको डॉक्टर साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। फरमाइएगा कि साजगार माहौल पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंडिविजुअली हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया ब्यूरोक्रेट्स का और बाकी शख्सियात का, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो अनफॉर्चुनेटली है हमारे मुआशरे में इस तरह। देखो बेटा, बात यह है, इंफरादी तौर पर तो मैं ये कर सकता हूँ और मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ अपनी मिस करता हूँ। मेरी डिग्री FRCS इंग्लैंड की है, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेलोशिप करने का वहाँ मुझे जॉब ऑफर थी, तो एज एन इंडिविजुअल मैंने ये फैसला किया कि मैंने बहरहाल पाक में रहना है और इस पर मैं पछता नहीं रहा। मैं अल्लाह का खुश है कि और मेरे में आके तो जो कुछ मैंने पाकिस्तान से हासिल किया है मैं किसी मुल्क में भी वो नहीं कर सकता था जी। तो इंडिविजुअली तो कोई शख्स यहाँ रह सकता है जबे के लिए, वो ये कहे कि मेरी मोटिवेशन इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन फर्ज करूँ, मामलात इंडिविजुअली हल नहीं किए जा सकते होते जी। उसके लिए एक इज्तिमाई कोशिश करनी पड़ती है, कोई रोल मॉडल ही। तो इसलिए यह है कि यहाँ रहना बहुत जरूरी है हर उसके लिए जिसने हायर पर्पस ऑफ लाइफ के साथ यहाँ जिंदगी गुजारनी है जी, एक की तरह। प्रोफेसर साहब, आपने जी 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 बोलिए जी, आप कहिएगा। जी
बस मैं ये कह रहा हूं कि जिस शख्स को रोजगार के बेहतर के मुल्क से बाहर मिलेंगे, बेहतरीन सिक्योरिटी मिलेगी, बच्चों की तालीम में इंसाफ मिलेगा, उसको आप रोक सकते हैं किसी मोटिवेशनल तकरीर के साथ? बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, बड़ी अच्छी आपने ये बात की, लेकिन देखिए मोटिवेशन की जहाँ पर बात है, अब तो मायूसी बहुत ज़्यादा है हमारे नौजवानों में जब वो डिग्री कंप्लीट करते हैं, जहाँ ये उनको ख्वाब दिखाए जाते थे कि आप जब पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। अब तो MBBS डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी वो जॉब के मौके उस तरह से नहीं हैं। प्रेफरेंस उनकी यही होती है कि वो अब्रॉड मूव कर जाएं, कहीं ना कहीं बाहर चले जाएं, और 20,000 डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। बताइएगा कि किस तरह से हम जॉब्स के मौके फराहम कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब जावेद इकबाल या इसका जवाब जो है ये सुनो टीवी के 2 एंकर कैसे निकाल सकते हैं? इसका जवाब तो एक पॉलिसी मेकर्स को बनाना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल क्या हम यहाँ बैठकर सिर्फ शिकवा कर सकते हैं? आप देखिए ना कि एक मशरूम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, मशरूम, और डॉक्टर पे डॉक्टर बने जा रहे हैं, लेकिन कोई प्लान, मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन सा थिंक टैंक है जो बैठकर ये सोचता है कि अगले 5 साल बाद हमारे नौजवान कहां होंगे? आप मैं हैरान स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं कि अभी एक पेपर आया था कि दुनिया में जिन लोगों का GDP ग्रो किया है वो मुल्क नहीं थे जिनकी आबादी कम थी, बल्कि वो मुल्क थे जिनकी आबादी ज्यादा थी। हमारे मुल्क में जितनी ज्यादा आबादी है, इस आबादी को यूटिलाइज नहीं हम कर रहे। कोई भी मशीन ह्यूमन रिसोर्स से बड़ी होती, हमारे वहां एक बेपनाह ह्यूमन रिसोर्स है, और उसके लिए आप पिछले 1 महीने के टीवी के टॉक शोज देख लीजिए, सवाए इसके कोई बात नहीं हो रही कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब नहीं होंगे, फलां को नाअहल किया जाएगा, फलां को, कौन इंग्लैंड चला गया, कौन इंग्लैंड से आएगा, कौन कब आएगा, कौन बीमार है, कौन नहीं। देखिए ना आप लोग, मैं अब इस बात को बुरा मत बनाइएगा, आप मुझे आधा घंटा पहले से ऑन कॉल किया हुआ है, लेकिन आपने रोल मॉडल के लिए प्रायोरिटी उसको दी कि जो मुल्क से बाहर रहते हैं। तो अब नौजवानों को आप उन लोगों को बड़ा करके दिखाएंगे तो लोग सारे ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और यकीन करें कि हम भी सुनो टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, और ख़ास तौर पर हमारा जो मॉर्निंग शो है और इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं जिनको तरतीब दिया गया है, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बेसिकली जब हमारे साथ मीटिंग करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको ज़ाया नहीं करना, और अवाम के इंटरेस्ट की जो बात है उसको सबसे ज़्यादा उजागर करना है। और यही वजह है कि जिस तरह अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और ब्रेन ड्रेन के संगीन और संजीदा मामले को हम उठा रहे हैं आपके साथ मिलकर, और आप भी एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ हैं मुआशरे की, आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हमने ये चाहा कि इस मामले पर आपके साथ हम बात करें। सर, मजबूरी और ख्वाहिश की जो 2 सीढ़ियां हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो लोगों की ख्वाहिश बाहर जाने की, ख्वाहिश से ज्यादा मजबूरियां भी हैं। मुआशी हालात पाकिस्तान के इस तरह हैं कि वो कुछ लोग तो मजबूरी में भी जाते हैं कि अच्छा हम पाकिस्तान में क्या करें और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पॉलिसी मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे आप सर? पॉलिसी मेकर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके रोल मॉडल्स क्रिएट कीजिए, बड़े नजर आए वो कुछ करते हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खंदक में थे तो किसी ने शिकायत की कि भूख की वजह से हमने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, तो उन्होंने कपड़ा उठा के दिखाया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा उठाया तो उस पे 2 पत्थर बंधे हुए थे, तो वो उससे ज्यादा भूख में। तो ये जो हमारे बड़े होते हैं ये रोल मॉडल होने चाहिए, दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो आपको कानून बना देना कि कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता, जो एक कानून बना दें कि कोई भी लॉ का सहारा लें और जिस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। आपको ये बात मालूम होगी कि जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो सिंगापुर के सरबराह ने जो पहला हुक्म दिया था वो ये दिया था कि जितने सिंगापुरियन मुल्क से बाहर रहते हैं और वो जिस करेंसी तनख्वाह लेते हैं वो अपने मुल्क में आ जाएं, उनको उसी करेंसी में यहाँ तनख्वाह दी जाएगी। जो डॉलर में ले रहा है उसको डॉलर में, बिल्कुल। उनके अपने ही एक्सपेट्रिएट और उनके डायस्पोरा ने सिंगापुर को वो बना दिया। तो हमारे यहाँ ऑनेस्टी एट द टॉप रैंक्स, ऑनेस्टी नहीं है। आप देखिए कौन सा हुक्मरान ऐसा है कि जिसके अगेंस्ट करप्शन का मुकदमा नहीं है। मैं ये नहीं कहता साबित हुए या नहीं साबित हुए, किसी हुक्मरान के अगेंस्ट कोई उंगली क्यों उठाए? हर शख्स जो है
उसके खिलाफ अब देखें ना, अभी बुज़दार साहब उतरे, अभी वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, नवाज शरीफ उतरे, वो अदालतों में पेश हो जा रहे हैं, इमरान खान उतरे तो इमरान खान के खिलाफ वो तोशाखाना केस और फलाने केस। मेरा मतलब ये है कि जब ऊपर वाले लोग आपको सारे इतने उनके हाथ उनके आलूदा नजर आएंगे, तो एक छोटे सा बच्चा, एक यंग नौजवान जो पूरी दुनिया में लश-पश देख रहा है, आप उसको कहें कि नहीं तुम जो है एक इस्लाम की खिदमत और नील के साहिल लेकर ताबे खाक के काश, अगर ये शेर सुना सुना के हम उसको यूं करें तो ये बड़ा अनफेयर होगा उसके साथ। जी प्रोफेसर साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री करने के लिए जाते हैं बाहर, मास्टर्स की या फिर एमफिल की, ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो वापस नहीं आना चाहते मुल्क में। ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे नौजवानों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरह से आप चाहेंगे कि वो अपने मुल्क में वापस आएँ, अपनी सलाहियतों का जो है वो जो भी उन्होंने डिग्री हासिल की है, जितना भी उन्होंने वहाँ से सीखा है, वो यहाँ आकर प्रैक्टिस करें ताकि हमारे मुल्क, हमारे अवाम उनसे मुस्तफीद हो सकें। जी जी, बिल्कुल आसान तरीका है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक इदारा बना दे कि जो भी मुल्क से बाहर है वो जो यहाँ आना चाहता है वो वहाँ एक लेटर लिखे कि ये मेरी डिग्रीज हैं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं मुल्क में आना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे अकोमोडेट कीजिए, और हुकूमत उसके लिए कोई ना कोई जॉब का बंदोबस्त कर दे। सिंपल एज दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में हम तो जब मुआशी हालात पर बात करते हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही थी वो भी पाकिस्तान से एग्जिट हो रही हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन यहाँ पर महंगी पड़ती है। हालांकि उनको यहाँ पर लेबर सस्ती पड़ती है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। उसके बाद आपने ऑनेस्टी की बात की कि हमारे जो अफसरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वहीं करप्शन का राज होगा तो सोचें नीचे तक क्या होंगे मामलात। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत। जी 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 बिल्कुल। देखिए ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मेरे पास एक मरीज दाखिल है, तो अगर उसके पास मरीज के अटेंडेंट कहते हैं जी वो कल जो है वो पेशेंट को तो पेशाब ठीक आ रहा था, आज तो पेशाब ही नहीं आ रहा, और वो दूसरा अजीज कहता है देखें जी कल तो ये इसकी आंखें ठीक थी, आज तो ये अरकान हुआ है, तीसरा कहता है अब तो ये उल्टियां कर रहे हैं वो। अब इसका डॉक्टर क्या जवाब दे? वो कहे जो मेरे बस में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बीमारी ये बीमारी ये तो वाकई है। अब ये जितनी बातें हम करते हैं ये सारी की सारी यहाँ की बीमारियां हैं, इनकी वजूहात हम सबको पता है। पिछले 30-40 साल में ये सब कुछ हुआ है। उस वक्त जो टॉप के ऊपर लोग थे वही लोग एस्पिरेंट हैं दोबारा इस हुकूमत को चलाने के लिए। तो यानी एक मजाक है। अब मैं आपको बताऊं, एक सड़क पे जो रेडी में गडेरियां बेचने वाला है ना, उसके दिल में भी आ गया है कि यार ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है पिछले 30-40 साल से, ज्यादा सालों से क्या मजाक हो रहा है। यानी कुछ लोग हैव्स हैं, कुछ और हैव्स नॉट हैं। एक आदमी चोरी के लिए जेल में, ये कल परसों जेल का आलमी दिन था, तो बहावलपुर की जो जेल है उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था एक टॉक करने के लिए। 12 साल से लेकर 21 साल के 150-200 बच्चे वहां जेल में कैदी हैं, और वो ना कोई चोरी के जुर्म में, कोई किसी के जुर्म में, और वो बेचारे वहां ना उनसे सहमे हुए, वो डरे हुए, और वो नीचे आधा घंटा लगा मुझे उनकी आंखें ऊपर करके उनको ये कहने के लिए कि बेटा ये तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर मैंने उनसे बात की। अच्छा, और एक तरफ यानी ये चोरियों में छोटे छोटे मुजरिम वहां पड़े हुए हैं, एक तरफ सरेआम लोग कह रहे हैं कोई बंदा इतनी करप्शन कर गया, कुछ ने ये कर दिया, किसी ने इतनी किक बैक्स दे, और वो ना सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि टीवी की स्क्रीनों के ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं और हाईलाइट होते हैं, और फेसबुक में और यूट्यूब में हाईलाइट होते हैं, और लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनकी अहमियत देते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है ठीक हो। आप मुझे कहते हैं बताएं मेरा मरीज कैसे ठीक होगा। अब मैं कहूँ अल्लाह से दुआ करें। अगर मुझसे कोई लोग आके कहे ना कि भी आपका मरीज जो है बताएं ये कैसे ठीक होगा, अगर मैं ये कहूं कि 4 बोतलें खून का बंदोबस्त करें, ये फलाना वाला ऑपरेशन है, ये हो जाए, तो इसका मतलब होता है मुझे उम्मीद है। जब डॉक्टर कहता है बस जी आप अल्लाह से दुआ करें, तो जब हम पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं तो अल्लाह करम करेगा, अल्लाह से दुआ करें, तो इसका मतलब ये होता है कि वैसे हमने फैसला किया हुआ है कि इसके लिए हमने कुछ नहीं करना। तो मैं तो तैयार हूं अल्लाह के फजलो से। मैं ये सोचता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं वो मायूस ना हो, वो ये कहें कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको अगर प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी भी है। हम अपने तौर पर मेहनत करते रहें। जो आपकी जॉब है आप बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी परफॉर्म कीजिए। जो मेरी जॉब है मैं बेस्ट ऑफ एबिलिटी उसको परफॉर्म करूं, एब्सोल्युटली, और मेहनत करूं। और ये एज एन इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, और ये अपने बड़ों से उनके लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं। मुझे यानी कभी कभी ये ख्याल आता है कि जो शख्स इस हद तक मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है, शायद उसके जहन में ये है कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। हालांकि मौत के बाद एक जिंदगी है जिसमें हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बेशक। शख्स इस बात को अगर इस बात को समझ जाएं
तो हम अपने रास्तों को सीधा, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपने इंतज़ार भी किया, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो हमें उसको कट करना था और आपको हमें इंतज़ार करवाना पड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रिजन एक्ट पे बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को अगर खोल के देख लें तो हमें आदाद शुमार नज़र आएंगे कि कितने % फार्मर्स हैं इसमें जो सालों से कैद में हैं और वकला की सहूलत नहीं है उनके पास, गरीब गुरबा जेलें भरी नहीं है, और हर चीज़ में इतने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब ये रिफॉर्म्स करनी किसने हैं? वो लोग तो आपस में लड़ रहे हैं और उनको लड़ते हुए हम दिखा रहे हैं, वो उनको लड़ते हुए हम दिखा रहे हैं, और उनको टाइम पता नहीं कब मिलेगा कि जितनी भी जमील, वैसे ये भी एक और डिबेट है कि जो लड़ते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब हम उनको ग्लोरीफाई करें, हम उनको ग्लैमराइज करें। देखिए हिना, लेकिन हम ग्लोरीफाई करने के, देखिए इसको हम ग्लोरीफाई इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि खबर भी तो देनी है ना, तो जो न्यूज़ चैनल है उसने खबर देनी है, वो खबर जैसी भी है वो हमने देनी है, लेकिन तो ब्रेक करनी है। खबरों के इस माहौल में हम जो एक कोशिश करते हैं वो हमारे जो मुआशी और समाजी मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हम पूरा किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर मैं जाते ब्रेक पे जाने से पहले एक बात ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो आप जॉब करें, इंडिविजुअल अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब करें तो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना 100% दें, अपना बेस्ट दें। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी नौकरी करते हैं, आपको चाहिए कि अपना 100% दें। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल बेसिस पर अगर हम बात करें, बहुत मेगा लेवल की बात ना करें, तो अपने से हम ये जो है ब्रेक लेते हैं जब। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, अपनी नौकरी के साथ अगर 2 घंटे हम इस मुल्क की नौकरी भी कर लें तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी। खूबसूरत बात जमील, इसी बात पे लेते हैं ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान आर्टिस्ट से जो कि पेशे के एतबार से मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ चुका है, और बहुत ही मुनफरिद चीज़ें बनाते हैं। पेंसिल के सिक्के से, लेड से वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, आर्ट पीसेस बनाते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी स्टोरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह आपका आर्ट देख के तो हम इतने हैरान हैं, इम्प्रेस भी। 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना, ये पाकिस्तान के लिए भी एक फख्र की बात है। कितने साल हो गए आपको मिनिएचर बनाते हुए? एक्चुअली आई एम अ बोर्न आर्टिस्ट। मैं बचपन से डिफरेंट मीडियम्स पे आर्ट वर्क्स करता आ रहा हूँ, लेकिन जो ये मिनिएचर आर्ट है, इट्स बीन 7 इयर्स में ये काम कर रहा हूँ। 2015 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। ये आर्ट वर्क है जनाब एहसन क़य्यूम साहब का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पेंसिल का जो लेड है उस पर ये मिनिएचर्स क्रिएट करते हैं। क्या मुझे लगता है ये इतनी नफासत से, जिस बारीकी से इन्होंने पेंसिल के सिक्के के ऊपर ये आर्ट पीसेस बनाए हुए हैं, और पेंसिल के सिक्के को तराश कर जितनी बारीकी से इन्होंने ये बनाए हुए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत अटेंशन, बहुत टाइम, और मुझे लगता है फोकस बहुत जरूरी है कि अगर आपका फोकस हल्का सा भी हट गया तो आपका आर्ट पीस खराब हो सकता है। तो ये नेकेड आई से करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल नेकेड आई से करते हैं। बिल्कुल। अरे वाह, पे आप नजर तो आपकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। जस्ट इमेजिन कि आप इतने छोटे से सिक्के के ऊपर, पेन का सिक्का अगर हम देखें तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है देखने में, इतना छोटा। मुझे ये बताएं, एक आर्ट पीस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, जो हम अपनी स्क्रीन्स पर अभी नाज़रीन को भी दिखा? वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर डिटेलिंग क्या है। मिनिमम तकरीबन 5 to 7 आवर्स लग जाते हैं उसके ऊपर। 5 to 7 आवर्स। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक आर्ट पीस जो है वो बनाया, वो कंप्लीट कर लिया, और उसकी जो टिप से वो टूट गया या गिर गया? हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर डिसअपॉइंटेड? हाँ जी, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन इसका जो रिवर्ट नहीं कर सकते इसको, फिर फ्रॉम स्क्रैच जो है ना इसको स्टार्ट करना। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत दिल से एक आर्ट पीस बनाया, और जब वो बनाते बनाते एंड पे पहुंचे तो वो टूट गया? काफी सारे, जब शुरू किया था इसको तो उस टाइम इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो उस टाइम जब मैं काम करता था तो एट द एंड जो है ना वो अक्सर होता था टूट जाता था, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो आस्ता आस्ता ना विद प्रैक्टिस इसमें जो है ना कोई खास पेंसिल इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज करता हूँ। वैसे जो है मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो गोल्ड फिश की जो सिंपल पेंसिल होती है उसके ऊपर। सिंपल पेंसिल का था? सिंपल पेंसिल का था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास पेंसिल हो, उसका कोई बहुत अच्छा मजबूत वाला लेड हो, ऐसा भी नहीं है? ऐसा भी होता है, मतलब डिफरेंट आर्ट पीसेस होते हैं, वो डिफरेंट पेंसिल्स पे बनाता हूँ। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सिंपल जो गोल्ड फिश की पेंसिल होती है उसके ऊपर। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताएं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, किस तरह बनाया आपने, कितना टाइम लगा, और क्योंकि जंजीर बनाई थी आपने? हाँ जी,
वो फर्स्ट वर्ल्ड शेयर रिकॉर्ड करें। था, वो उसका टाइटल था लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर। वो एक पेंसिल के लेड को कार्व करके मैंने 75 चेन लिंक्स बनाए थे। वो एक इंडियन आर्टिस्ट के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो वो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप हम वैसे बचपन में मैं अगर अपनी स्कूल लाइफ की बात करूँ तो अक्सर तो ऐसे होता था कि पेंसिल अगर नीचे गिर गई तो हमें होता था अब इसके सिक्के टूट गए। जब शार्प करते थे तो हमें लगता था वो सिक्का टूटा हुआ है। तो क्या आप लोगों को भी कोई इस तरह की क्राइटेरिया होता है कि पेंसिल का ख्याल रखने और उसको संभाल के रखना है, वो नीचे गिर गई तो फिर उसको काम उस तरह से नहीं हो पाएगा, उतनी नफासत से आर्ट पीस नहीं बन पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ये फ्रेजाइल स्टफ होता है, बिल्कुल इसको नज़ाकत से बिल्कुल इसको संभाल के रखना पड़ता है। जब बना भी लेता हूँ आर्ट वर्क्स तो फिर मैं इसको फ्रेम में प्रिजर्व किया मैंने इसको, तो इस तरीके से इसको संभालना। अच्छा, जंजीर के अलावा जो आपका एक और आलमी रिकॉर्ड है वो दूसरा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर मैंने बनाया था। ऑपरेशनल फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। फंक्शनल मतलब फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। वाओ, और किस चीज से बनाया कैसे था वो आपने? बना, वो फंक्शनल कैसे था? एक्चुअली जो मेरा मीडियम है वो पेंसिल है, तो पेंसिल को जो वुड होती है उसको कार्व करके उसके अंदर ही मैंने जो है ना उसकी सारी मशीनरी वगैरह सेट करके उसको फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। वो मशीनरी भी खुद बनानी पड़ी होगी आपको? हाँ जी, बिल्कुल सारा जी। नहीं, वो मशीनरी ली कहाँ से, वो किस तरह से सारा? डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने कलेक्ट किए और उसको मैंने कंबाइन करके पूरी की पूरी खुद क्रिएट की, उसकी मशीन भी, उसका स्ट्रक्चर भी, हर चीज। बिल्कुल। वाओ, जबरदस्त। तो उसको कितना वक्त लगा? और ये तो मुझे लगता है इंजीनियर्स का, मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है इस तरह के कोई आर्ट पीसेस को क्रिएट करना। आप आई गेस ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो ये किस तरह से ये सारी चीजें, ये एमैल्गमेशन कैसे हो गया, ये सारी चीजें मिल कैसे गई? शुरू से मेरा इस तरफ रुझान रहा, आर्ट और इससे साइंस से रिलेटेड मेरा जो है ना शौक हमेशा से रहा है। तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मैंने रिकॉर्ड देखा था, तो मुझे लगा कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि ये भी मिनिएचर आर्ट था जी। तो इसकी जो लेंथ है 1.3 सेंटीमीटर्स है, मतलब कि 13 मिलीमीटर्स, हाफ एन इंच, मतलब इतना छोटा सा वैक्यूम क्लीनर वो आपने कहाँ रखा हुआ है संभाल के, वो प्रिजर्व करके मैंने रखा हुआ है जी। और कितना टाइम लगा आपको सीखने में? उसको जो है सीखने में तो ऐसा है, उसकी प्रैक्टिस जो उसके कंपोनेंट्स मैंने इकट्ठे किए उसके लिए तकरीबन 7 मंथ्स लग गए थे मुझे। लेकिन जो अटेम्प्ट थी, ऑफिशियल अटेम्प्ट थी, वो 3 to 4 आवर्स में मैंने। तो ऐसे वो आप अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो हम यहाँ पर आप लाते प्रिजर्व है ना वो। लेकिन हम उसको बहुत एहतियात से, प्यार से। कितने सेंटीमीटर? 1.3 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ कैसे लेके आते हैं ऐसा, किस चीज में लेके आते हैं और दिखाते कैसे हमें देखने के लिए? तो बड़ी मेहनत करके कोशिश करते हैं। चले हम अगर देख भी लेते हैं, हम कैमरे में किस तरह दिखाते? हम तो देख लेते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, नो डाउट इसमें मतलब कितनी इनकी महारत है ये कि 1.3 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद चेन का क्रिएट करना। भाई दिस इज समथिंग बिग ऑन अनदर लेवल, आई बिलीव। इनक्रेडिबल। मुझे ये बताएं कि इंट्रिकेट डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं जब आप इतना छोटा आर्ट पीस बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला क्या होता है कार्व करने में? किस चीज का ख्याल रखा जाता है? फिर इसमें तो नजर का जो है वो तेज होना भी बहुत जरूरी है कि आपकी बिनाई जो है वो बिल्कुल ठीक हो। जी, तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल नेकेड आई से काम करता हूँ, तो इसके लिए बस ये है कि लाइट जो है ना वो फुल तेज़ होती है, मतलब फ्लड लाइट होती है, वो मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए, क्योंकि इतनी बारीकी का काम होता है, डिटेल्स नहीं होती है इसके अंदर। और इसके लिए ऐसा, इसके अलावा कोई खास टूल्स नहीं है। चार्ट कटर ब्लेड होता है, उसको मैं यूज़ करके ये सारे। तो ऐसा आप ये भी कहते हैं कि बाकी कोई ग्राइंडर, कोई दूसरे टूल्स भी नहीं? ऐसा कोई टूल्स नहीं। अच्छा, मतलब पेंसिल है ना जो है वो सिर्फ एक ब्लेड से ही कार्व होती है, और वो उसका चारों तरफ से, क्योंकि वो 3D आप जिस तरफ से भी घुमा के देखते हैं तो उसके उस पूरा नजर आता है, तो वो उसको सिर्फ एक ब्लेड से ही करते हैं। ब्लेड से ही कार्व करते हैं। वन ऑफ इट्स काइंड है एहसन साहब। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो एहसन क़य्यूम साहब हैं, ये अपना आर्ट बेचना भी नहीं चाहते, और ये इसको, क्योंकि इनको जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये बचपन से इनको शौक है इसका, तो इसको इन्होंने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसको पर्सनल नहीं किया। तो आप फिर इसको सिखाते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके? जिस तरह के सोशल मीडिया का टाइम है, तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, जो भी मैं आर्ट वर्क बना रहा होता हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसका टाइम लैप्स। तो उसका फिर टाइम लैप्स होता ना, मैं फिर अपने सोशल मीडिया उस पे प्लेटफॉर्म पे। आपके पास क्या स्टूडेंट्स आते हैं या कभी ऐसा आप इरादा रखते हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और मिनिएचर में जब आप वो लेड से एक चीज़ बना रहे हैं, वो डिफिकल्ट भी बहुत है, बारीकी का काम है, तो क्या कभी सोचते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में कोई एकेडमी बनाएंगे बच्चों के लिए जहाँ पे इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें बच्चे सीख सकें? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा इन फ्यूचर है कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर में एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस वर्क होता है तो मैं उसके ऊपर अपलोड करूँ। अच्छा, और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है वो आपका बेसिकली
अर्न वहाँ से करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और वो किसी कंपनी के साथ अटैच है या वो भी प्राइवेटली कर रहे हैं? प्राइवेटली नहीं, किसी कंपनी के साथ। अच्छा, किसी कंपनी के साथ है। अच्छा ऐसा ये बताइएगा कि करंटली कोई और रिकॉर्ड ब्रेक करने का सोच रहे हैं? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इतने रिकॉर्ड्स हैं, इसमें से 2 तो आपने ऑलरेडी ब्रेक कर लिए, तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सोच रहे हैं कि अब ये वाला रिकॉर्ड भी मैं बस ब्रेक कर दूं? अब 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे रो में है, लेकिन वो भी सस्पेंस है, वो अभी मैं डिस्क्लोज रिवील नहीं कर सकते। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी वो बस दुआ करें कि जो एहसन कयूम साहब का 3rd रिकॉर्ड है जो वो बनाना चाहते हैं उसके लिए इज वर्किंग रियली हार्ड। रिलेटेड टू लेड ही है? नहीं, वो लेड नहीं, इसी तरह टेक्निकल है जिस तरह वैक्यूम क्लीनर है। ओके, तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अभी ये उसकी एप्लीकेशन भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गई है, तो अब उसके ऊपर बस अटेम्प्ट करने। अच्छा, वो भी कोई ऐसा ही कोई मैकेनिकल नेचर होगा? जी। तो ये मैकेनिकल ज्यादा टेक्निकल नहीं हो जाता? पहले इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, किसी इंजीनियर की भी हेल्प लेते हैं, किसी डिस्कस करते हैं, सारी रिसर्च सारा जो है वो रिसर्च खुद होती है इंटरनेट के थ्रू। वन मैन शो है भाई, वन मैन आर्मी है। मैन आर्मी है। फिर तो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, माशाल्लाह। आर्टिस्ट लोगों के लिए कितनी बड़ी और ना वो वाली चीज नहीं है, वो क्लीशे एक चीज नहीं है, वेरी डिफरेंट, और वो ऐसा एक आर्ट वर्क ऐसा काम है। अच्छा आप ये बताएं, आप लोगों के क्या स्कल्पचर्स भी बनाते हैं मिनिएचर फॉर्म में? कुछ अब ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो मेरे काम को परचेज करें। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा, तो वो बड़ा डिसहार्ट होते थे जब मैं उनसे कहता था कि मैं सेल नहीं करता। तो फिर आस्ता आस्ता ना मैंने इसको जो है ना इसको सेल आउट करना भी शुरू किया है, और इसके जो है ना मैं लोग कस्टमाइज ऑर्डर्स वगैरह बनवाते हैं। तो फिर मैं क्या ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपको? ऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट, लोग अपने नाम लिखवाते हैं, लेटर्स कार्व करवाते हैं उसके लेट के ऊपर, तो वो मैं ऐसे ऑर्डर। अच्छा, तो मिनिएचर्स के अलावा उसको आप बड़े शक्ल में भी बना सकते हैं? लाइक अगर कोई आपसे नहीं, एक्चुअली मेरी स्पेशलिटी है मिनिएचर, तो मैं मिनिएचर में इसको रखता हूँ। जो मैं स्केल है वो मिनिएचर लेवल पे मैं करता हूँ। ओके। अच्छा वैसे बचपन में मुझे आपकी ये बात सुन के याद आ रहा है कि जब हम अक्सर ट्रैवल किया करते थे मरी वगैरह में, तो चावल के दाने के ऊपर ना वो नाम लिख के देते हैं। इज दैट आल्सो फॉर्म ऑफ मिनिएचर आर्ट? मिनिएचर वो अभी भी है, वो चावल के दाने में नाम लिखना। अच्छा, पेंटिंग्स होती है मिनिएचर पेंटिंग्स। आपने कभी सोचा कि दाल, चने की दाल के ऊपर नाम लिख लूं, कोई कुछ डिफरेंट कर दूं, कोई इनोवेटिव कर दूं? चने की दाल नाजुक बहुत होती है या फिर शायद वो महंगी बहुत होगी। अब तो दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो एहसन अभी आप जो आर्टिस्ट लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका तो ये बचपन से एक शौक है, आपने इसको परस्यू किया, और ये एक ऐसा शौक है इसमें सिर्फ आपकी मेहनत में जो आपको कुछ मुश्किलात आई होंगी वो आगे? हाँ जी बिल्कुल। लोगों की तरफ से नहीं, ऐसा सच कोई नहीं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस मामले में, और जो आर्ट कम्युनिटी है बड़ी पजीराई मिलती है उनकी तरफ से, क्योंकि आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान हु इज डूइंग दिस, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ऐसा ये बताएं कि जब आप कोई भी आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बहुत जो है वो मैटर करती है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जब हम मिलते भी हैं वो बताते हैं कि जी मैं इनसे इंस्पायर था, मैं इनसे। आपकी इंस्पिरेशन, हु इज योर रोल मॉडल, सिंस जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है और वो हर बंदा नहीं कर रहा, तो ये इंस्पिरेशन या आइडिया, रोल मॉडल कौन थे आपके सारे उसमें? एक्चुअली 2015 में मेरा एक दोस्त आर्टिस्ट दोस्त है मुतलिब, उसने मुझसे ना एक रशियन आर्टिस्ट का काम शेयर किया। अच्छा। तो उसे लगता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसका जो रशियन आर्टिस्ट है सलावत फिदा, उसका काम देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो उसको देख के, वो मेरी इंस्पिरेशन है, उसको देख के मैंने काम स्टार्ट किया था जी। और वो भी मिनिएचर आर्टिस्ट ही हैं। जी। अच्छा एहसन जब पहला आर्ट पीस बनाया तो कितने वक्त में उसको कंप्लीट किया? उसमें तकरीबन 4 to 5 आवर्स लग गए थे, और उसमें इतनी डिटेल भी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनाया? हाँ जी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई अटेम्प्ट नहीं थी? लाइक नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लिया था बस। उसमें लेकिन ऐसा क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट क्या बनाया था? वो एक शहादा की उंगली होती है, वो मैंने बनाई थी हाथ की। तो वो क्या उसपे वो लाइंस, वो वेन्स, आपने हर चीज इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ उसको बनाया? गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा एहसन आपने इतने मिनिएचर पीसेस बनाए, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा आर्ट पीस बनाने में मुश्किल हुई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, फोकस जो है वो आपका अगर डिविएट होता तो आपको लगता था कि मेरा ये आर्ट पीस खुदा न खास्ता खराब हो सकता है? और फेवरेट, और क्या वो फेवरेट भी है? क्या वो फेवरेट? ऑब्वियसली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो था, इस पे तकरीबन बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी। 120 आवर्स की अटेम्प्ट है। 20 hours? 120 hours. 120 hours? How many days exactly? 1 month इसने मुझे लिया था तकरीबन। all right, okay. मैं 12 आवर्स की जॉब करता था, तो रात को मैं आके ना 4 to 5 आवर्स इसको मैं देता था, तो इस तरह करके ना इसने 1 month लिया, और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो ऐसे ये आर्मी रिकॉर्ड है, तो क्या हुकूमत की तरफ से
आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर? नहीं, इस चीज़ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब मेरा 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके लिए मुझे फंड्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वो थोड़े से बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए मुझे जो है ना फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इन मामलात में ना फिर जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती तो है। आपको मैसेज देना चाहें हुकूमत की इदारों को? हाँ जी, हुकूमत को बिल्कुल जी। आर्ट कम्युनिटी है, जो आर्टिस्ट हैं, इनको हुकूमत की तरफ से पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। Exactly. ये आपको वो ये कंट्री वाइज वो कोई रिलीजन वो कोई वो नहीं देखते, वो वर्ल्ड वाइड जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट का काम आता है कि वो हमें सपोर्ट करे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस शेयर करके, और हमारे नाज़रीन को भी उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। इतने मैं तो कहूँगा इतने बड़े आर्टिस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया। इट्स एन ऑनर फॉर अस एहसन, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो फंड्स दरकार हैं आपके तीसरे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इंशाल्लाह उस हवाले से भी कोई आपकी मदद की जाए। जरूर इस बारे में भी हुकूमती सतह पर भी सोचा जाएगा हुकूमती इदारों की जानिब से। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो टेस्ट मैच है कल। बुरी तरह पाकिस्तान जीता या हारा, ये हम इरफान से पूछते हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, मैच? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इरफान साहब। लेकिन पहले क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से पहले आप बताएं एम्पायर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। यार हम जानना चाहते चली गई है। मैं पहले परफॉर्मेंस नहीं, पहले परफॉर्मेंस की बात एम्पायर्स पे इरफान साहब हम बात करेंगे, पहले परफॉर्मेंस की बात होगी। डायरेक्ट ही एम्पायर पे चले गए। एम्पायर की उंगली, एम्पायर की डिसीजंस, आप देखिए हौसला चेक करें आप हिना का। मेरे हौसला खत्म हो गया कल के डिसीजंस की बात। एम्पायर्स पे चली गई हैं ये। कोई नहीं, किसी एम्पायर पे जा सकते हैं। कभी सुना आपने सुना ना वो एम्पायर की उंगली उठ गई? जी बस आप किसी एम्पायर पे नहीं जा सकते, किसी एम्पायर पे जा सकते हैं। तो एम्पायर जा सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आपने परफॉर्मेंस पे पहले जाना या एम्पायर पे जाना? एम्पायर पहले एम्पायर पे चलें, पहले एम्पायर पे चलते बात मान लेते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इस पे डिबेट कल से हो रही, कंट्रोवर्सी काफ़ी ये बन चुकी है। मेरा ख्याल था कि किसी ना किसी जगह पे बॉल को शायद नीचे टच हुई। अब उसमें अगर अंपायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका ये होता है कि अगर आपने बॉल को गैदर कर लिया है, आपके कंट्रोल में है, वो नीचे लग भी जाए तो अंपायर कैन गिव द आउट एज वेल। जो उसकी रीज़न जो बनी मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है वो यही थी कि आपके जो ऑन फील्ड अंपायर था उसमें भी अलीम डार ने भी आउट दिया था। हाँ जी। वो फिर उसमें वेटी देते हैं, जब 50-50 होता है तो ऑन फील्ड अंपायर की भी बात की फिर वेटी जा जाती है उधर। अगर हमारे अंपायर ने आउट ना दिया होता उधर तो वो फिर शायद हमारे फेवर में लेकिन थर्ड अंपायर ने जो उसको देखा भी, और आपको क्या लगता है कि क्या वो जमीन पे टच हो रहा था या ग्लव्स में था या देखें 50-50 है, बट मेरा ख्याल है कि ऐसे जब भी एम्बिगुअस चीज़ होगी, एम्बिगुइटी कहीं ना कहीं आती है तो वो बेनिफिट डाउट जो है वो बैट्समैन को दिया जाता है। तो वो उन्होंने उस लिहाज से एम्पायर ने मिस्टेक की है। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है, आपको लगता है, इवन आपने देखा होगा स्टंप के अंदर भी, अगर कीपर ने स्टंप आउट किया और क्लियर नहीं आपको हो रहा कि पाँव जो है वो लाइन से आगे है या पीछे है, थोड़ा सा आपको डाउट क्रिएट होता है तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है। तो इधर आपकी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी, कि लॉजिक प्रिवेल करती है कि आपको जो चांस है वो जाना चाहिए था बैटर की तरफ, तो उधर मेरा ख्याल है 94-95 पे खेल रहे थे। हाँ, और मेरा ख्याल है वही जो 25-26 रन के डिफरेंस से हम हारे हैं वही डिफरेंस था। अगर वो सलमान अली आगा के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप और लंबी जाती उनकी तो पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाता। must have been different. तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी जो है पाकिस्तान के साथ वही हुआ कि जीता हुआ मैच हार गए जो पहले मैच में हुआ? नहीं, देखें ये मैच इंग्लैंड अच्छा नहीं खेला अगर आप इसे स्टैट वाइज देखें, क्योंकि हम सिर्फ एक बॉलर के साथ मैच खेल रहे थे। Exactly. ये मेरा ख्याल है क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा, मुझे तो कोई मैच ऐसा याद नहीं आ रहा जिसमें दोनों इनिंग्स में हमारे जो पेस बॉलर हैं, फास्ट बॉलर जो विकेटलेस रहे हों, एक विकेट भी ना ले सके हों। तो ये बहुत रेयर आपको नजर आएगा। मुझे तो मैंने काफ़ी कोशिश की रिकॉल करने की, मुझे कोई मैच याद नहीं आया। तो ये आपको पता चलता था कितनी वीक बॉलिंग लाइनअप थी हमारी। फिर एक सिर्फ और सिर्फ आप एक स्पिनर बरार के ऊपर आप खेल रहे थे, उसी ने 11 आउट किए। फिर कुछ आपने देखा कि विकेट्स जाहिद ने ली, तो दो बॉलर के साथ जाना, चले दो कर लेते हैं बॉलर, दो बॉलर के साथ अब टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो के साथ भी जीतना मुश्किल है, इट्स ट्रू दैट। तो उसमें यह है कि इंग्लैंड बुरी क्रिकेट खेला। इंग्लैंड ने जैसे ही पहले वाले मैच की तरह उन्होंने कहा बैटिंग विकेट इन पे अटैक करो, लेकिन उनका अटैक करना फिर भी सक्सेसफुल हुआ।
उनको पता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तानी इसी चीज से डरता है, इसी पे घबराता है, तो इनको तो वो तो बुरा खेल के भी जीत गए। हाँ, वो बुरा खेल के भी जीत गए और 2-0 से सीरीज उनके नाम हो चुकी है। अब तीसरे मैच में क्या देख रहे हैं, चेंजिंग्स होंगी या क्या होगा? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज ये थी कि हमारी टीम सिलेक्शन गलत थी। मैं बार बार यही बात करता जा रहा हूँ। इवन आपको याद होगा पहला दिन भी हमने जब मैंने कहा था कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। अजहर अली की जगह बैटर जब भी आपका जाता है तो उसकी जगह बैटर को रिप्लेस करना चाहिए। तीसरे नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है टेस्ट मैच के अंदर, तो अजहर अली की जगह शान मसूद को होना चाहिए था। आपका टेस्ट का प्लेयर है, आपने T20 में उसको जबरदस्ती खिलाया क्योंकि आपके पास कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था। जहां उसकी जगह होनी चाहिए उधर से आपने डबल उठाया हुआ है। तो ये बड़ी एक पाकिस्तान में ऐसे अजूबे हो सकते हैं, दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। फिर इसी तरह नवाज को अगर आप देखें तो नवाज जो है वो T20 का बॉलर है, नुमान जो है वो टेस्ट का बॉलर है। नुमान बाहर बैठा हुआ है, नवाज खेल रहा है, नवाज को खिला रही है। ठीक है, अब उसका नवाज का ये था कि शायद हमने उसकी जगह पे खिलाया हुआ है, अजहर अली की जगह पे शायद मैच जिता देगा, तो उसने भी मैच नहीं जिताया। फिर इसी तरह आपने फ़हीम अशरफ को चांस दिया, तो फ़हीम अशरफ को बच्चे को पता, जो थोड़ी सी भी क्रिकेट समझता है, कि फ़हीम जो है वो इस तरह का बॉलर है, सीम स्विंग पे बॉल करता है। वो इस तरह की डेड पिचेस के ऊपर कुछ आपकी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं दे पाता। तो आपको कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो कोई ज़्यादा पेस के साथ करता। आप हसनैन को कॉल कर सकते थे, हसन अली को बुलाया जा सकता था। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थी, आपने उसमें से पिक एंड चूज़ करना था। आपने बस वो दोस्तियाँ निभाते हैं, आप नेपोटिज्म का शिकार मैं हमेशा कहता हूँ। वो रहते हैं कि अच्छा जी मेरा दोस्त इतने टाइम से खेला नहीं, इसको खिला लें, अच्छा इसको होना चाहिए, उसका रिजल्ट इवेंचुअली मिलता है। फिर आप क्वालिटी के अंदर देखें, उनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने कल 8 आउट किए जी, इधर से 7 आउट किए। आपको इधर से लगेगा कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। वुड ने 4 आउट किए, 2 रॉबिन्सन ने आउट किए, 2 एंडरसन ने आउट किए। तो आपको पता चलेगा कि उनकी पेस अटैक और हमारे पेस अटैक के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस था। और वही डिफरेंस था, हमें था कि स्पिनिंग ट्रैक है, हम फंसाएंगे, और स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर भी उनके फास्ट बॉलर विकेट्स लेंगे। तो आपने करना क्या था, आपने विकेट ठीक बनाई, स्पिनिंग ट्रैक था, आपने उनको आउट भी कर लिया। आपके बैटर ने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी थी। मुझे तो कोई याद ही नहीं आता मैच, शायद एक अभी हमें श्रीलंका के अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी करके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताया। आप पीछे चले जाएंगे, आपको कोई बैट्समैन की वजह से टेस्ट मैच याद ही नहीं आएगा। इरफान साहब, हम होम ग्राउंड पे अपनी खेल रहे हैं, ठीक है, और वेदर कंडीशंस हर चीज़ आपकी फेवर में है जी। आपके ख्याल में टेस्ट मैच में हमें हमारी स्ट्रेटजी पेसर्स और स्पिनर्स को लेके क्या होनी चाहिए, खास तौर पे जब आप अपनी होम ग्राउंड में? देखें, सारी दुनिया के अंदर होता है ऐसे है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो, और हर कंट्री जो है, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो वो करता क्या है कि अपनी फेवरेबल कंडीशन के अंदर यूज़ करता है जी। हमने या इंडिया ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने यही करना होता है। जब फॉरेन टीम्स आती है, स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, वो पहले दिन ही आपको देखा डस्ट उड़ना शुरू होती है। खासतौर पर इंडिया के अंदर तो मड पूरी बॉल के साथ जब ग्रिप करती है तो वो उड़ती है। वो उनको 2-3 दिन में गिरा के उनके आउट करके साइड पे करते हैं। हमने भी इस दफ़ा चलो कोशिश की, थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बनाया और हमने उनको आउट भी कर लिया। समहाउ दोनों इनिंग्स में बिलो 300 आउट किया। हैरी ब्रूक की एक आउटस्टैंडिंग हिटिंग चल गई तो वो थोड़ा सा टोटल उनका रीजनेबल हो गया। बट आपके प्लेयर्स को भी तो इतनी ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने अपनी कंडीशन में कैसे खेलना है। बिल्कुल। आप ये देखें उसका नुकसान क्या है। आप ये पूरी लाइनअप देखेंगे, सिर्फ इसमें एक अबरार अभी डोमेस्टिक खेल के आया, आपको बैटर के अंदर कोई बैट्समैन ही नजर नहीं आ रहा। जो साउथ शकील अभी एक खेल के आया, उसका रिजल्ट भी आपको नजर आया कि उसने परफॉर्म किया। आपका कोई लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलता। जब आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वैल्यू नहीं करेंगे, आप बेसिक को अपनी छोड़ देंगे, आप कहेंगे हम अब इंटरनेशनल प्लेयर है, हम इंटरनेशनल ही खेलेंगे, दुनिया में कहीं नहीं होता। तो डोमेस्टिक ना खेलने की वजह क्या है? टाइम नहीं है या बाकी की और? दोनों तीनों रीजन है। एक तो कैजुअली बहुत बैक टू बैक सीरीज भी होती है, फिर दूसरा जो प्लेयर फ्री भी होता है वो भी नहीं खेलते, प्रेफरेंस ही नहीं है ना। तो कहेंगे हम इन कंडीशन के अंदर इन प्लेयर के साथ 2 मंथ अपने क्यों जाया करें। हालांकि उसमें सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। और आपने अपनी कंडीशन को जितना अच्छा आप उनके हैबिचुअल रहेंगे, आप जितना उन बॉलर्स को या उन पिचेस पे खेलते जाएंगे, आपका वो आपने देखा ना फवाद आलम जब 11 साल बाहर बैठे जब आए तो उन्होंने बैक टू बैक 2 साल रन किए, ठीक है, सेंचुरीज की, उन्होंने सब कुछ किया। अभी मेरा ख्याल है कि इस कंडीशन के अंदर तो फवाद आलम को भी डाल सकते थे आप। यही तो देखें आई होती है, आपका क्रिकेटिंग सेंस होती है, कोच की, कैप्टन का, चीफ सिलेक्टर की सेंस होनी चाहिए कि अच्छा किन कंडीशन पे कौन सा प्लेयर सूटेबल है। ठीक है, आप उन प्लेयरों के, अभी मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, इमाम इधर रन कर रहे हैं, इन्हें बाहर लेके जाएं, ये इनकी एवरेज 13 की है, इनसे रन नहीं होंगे।
तो इसी तरह आपका जो फवाद आलम, मेरा मानना है बाहर वाकई नहीं शायद खेल सकता, लेकिन इन कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट प्लेयर है। सब ये हमारी सिलेक्शन टीम में क्या ये क्यों सेंस प्रिवेल नहीं करता? ये कब आएगा? ये कब चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी? हम सियासत की बात करते हैं तो यही हालात है, हम क्रिकेट की बात करते हैं तो यही है, और जो हाल हमारी क्रिकेट का है वही हमारी ये पीसीबी का है। ये तो आपने वही बात कर दी। वैसे अगर आप इसे लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो जो आपके मुल्क के हालात होते हैं वही आपके इदारों के हालात होते हैं, वही आपके घरों के हालात होते हैं। ये चीज़ पूरी ट्रिगर डाउन करती है। और अगेन इसमें जैसे पैटर्न इन चीफ हैं, पीएम साहब हैं, उनकी अब वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं डिसीजन ले रहे। हालांकि वो जो प्रीवियस पीएम थे इमरान खान साहब की हर चीज़ को वो पीछे हटाते जा रहे थे। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एज ए सीनियर एनालिस्ट इरफान साहब, आपको क्या लगता है पैटर्न इन चीफ पीएम का होना बनता है? देखिए प्रिंसिपली तो शायद नहीं बनता। ये तो एक ऐसा डेजिग्नेशन है जिसके मेरा ख्याल है तो इसकी वोटिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत बनना चाहिए, तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ये तो अगेन किसी की सेंस ठीक है तो वो तो चले ठीक है। वो पैटर्न चीफ अगर क्रिकेट का नहीं पता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो वो फिर अपनी फिर होता क्या है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है चेयरमैन, नया पैटर्न चीफ आ गया और उसने आके उसको लगा दिया, वो आके फिर उस सिस्टम को पूरे को चेंज कर देगा। जैसे उसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है कि प्रीवियस पीएम ने इमरान खान साहब ने आपका जो डिपार्टमेंट सिस्टम को ख़त्म करके दूसरा सिस्टम को लेके आए, रीजनल सिस्टम को लेके आए। तो अभी आपकी वो क्रिकेट चल रही थी, अब फिर दोबारा बात हो रही है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। हाँ, अब देखिए वो इसका ऐलान करने के बावजूद अभी तक तो कुछ नजर नहीं हुआ नहीं है, लेकिन अगेन वो सिस्टम भी समहाउ रुका हुआ है अभी कुछ ना। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल किया, उन्होंने अनाउंस तो कर दिया था लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, काफी बातें हमने क्रिकेट की कर ली, थोड़ी सी अगर फीफा वर्ल्ड कप की भी कर लें और अगर सेमीफाइनल की बात कर लें क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ हमारा रुख किया डिस्कशन। जी प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फैंस बैठ के इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इरफान साहब को। इरफान साहब पहले सेमीफाइनल के बारे में क्या कहेंगे? हु इज योर फेवरेट एंड व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू विन? किसके चांसेस देखिए क्रोएशिया ब्राजील को हरा के आया और जिस तरह अर्जेंटीना नीदरलैंड को हरा के आया, दोनों बड़े अच्छे मैच जीत के आए हैं। अर्जेंटीना स्टार प्लेयर के साथ काफ़ी वो भरी हुई है, खासतौर पर मेसी की बात करें, रोनाल्डो तो बाहर हो गए, दो ऐसे प्लेयर थे जिनको फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, तो अब मेसी को काफी दुनिया फॉलो कर रही है और उसकी भी ये एक किसी ना तरह चाह रहा लग रहा है बाहर निकल जाना है। इसकी बारी आ गई है। इसकी बारी आ गई है क्या? ऐसे ना करें ना, बहुत फैंस हैं। नो फैंस है माजरत के साथ। नहीं, लेकिन जो स्टारडम कहना चाहिए रोनाल्डो का है, जो सुपरस्टार कहना चाहिए शायद मेसी उस तरह का नहीं है ना। चाहे पर्सनैलिटी वाइज कह लें या वो थोड़ा सा सबमिसिव दिखता है या जो भी कह दें, लेकिन अगेन फॉलोइंग जो फुटबॉल लवर है वो तो उसको काफ़ी फॉलो करते हैं और उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। कोई भी बड़ा प्लेयर तब तक नहीं बनता जब तक उसके टाइटल के अंदर वर्ल्ड कप नहीं आ जाता। बाकी जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस हो, अगर आपने कल ट्वीट भी देखी होगी रोनाल्डो की भी, तो उसने भी कहा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम ये था, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया, सिर्फ एक वर्ल्ड कप था जो मेरी सबसे बिगेस्ट डिज़ायर थी, वो पूरी नहीं हो सकी और मुझे सारी ज़िंदगी एक रहेगा कि मैंने अपने कंट्री को वर्ल्ड कप नहीं जिताया। और मेसी की भी यही स्टेटमेंट थी जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ कि मैं किसी तरह अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताऊँ। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। क्रोएशिया उस तरह बड़े स्टार्स के साथ नहीं है, बट बड़ी फंसी हुई फुटबॉल खेलते हैं। ये आपके पहले मोमेंटम को ब्रेक करते हैं, फिर वो अपने सिस्टम से आके अपने मेथड से आपको लेके जाते हैं। पिछली दफा इन्होंने हराया था, पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने अर्जेंटीना को। जी बिल्कुल एग्जैक्टली 3-0 अर्जेंटीना को। कौन सा मैच था भला? 3-0 इन्होंने हराया था। वो क्वार्टर फाइनल था। यस, और ये क्रोएशिया रनर अप है वर्ल्ड कप के, फाइनल खेले हुए फ्रांस से ये फाइनल हारे थे। तो क्रोएशिया उस तरह हर वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट 2 डेकेड में आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। बट अगेन एज ए साइड के हैविंग सेड दैट कि इनके पास सुपरस्टार्स नहीं है, इसलिए ये लाइमलाइट में टीम नहीं आती। बट ये है कि ये कुछ ना कुछ करके तो है ना, लुका मॉड्रिच है, 37 ईयर्स उनकी एज है और क्या खूबसूरत फिटनेस लेवल है और क्या खूबसूरत वो खेलते हैं। अब ये देखें ना, आप मेसी से उनको कंपैरिजन खेल रहे हैं और फिटनेस चेक कर रहे हैं। और अब ये देखें कि मेसी से कंपैरिजन करेंगे तो मेसी की फॉलोइंग इतनी ज्यादा और उनकी शायद नहीं है, बट जो फुटबॉल देखता है समझता है कि यार कम प्लेयर नहीं है, कम प्लेयर नहीं, एब्सोल्युटली, जिसको समझ है। हाँ, तो वो लेकिन अगेन उसकी शायद उसकी पर्सनैलिटी भी जरा डिफरेंट की है, वो जरा अपने आप को साइड लाइन रखता है, वो ज्यादा लाइमलाइट में और उस तरह से रहने वाले नहीं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। नाजरीन, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। बहुत सा ख्याल रखें, फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय।